बहुत ही उत्साहित ऑडियंस है हमारे सामने और बहुत आज मजा आने वाला है। सेशन शुरू करने से पहले इस प्रोग्राम के सभी ऑर्गेनाइजर्स, को-ऑर्गेनाइजर्स, हमारे गेस्ट डॉक्टर पाठक सर व सभी सम्माननीय वैद्यगणों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज एविडेंस के साथ कर रहे हैं। बेसिकली आज का जो सेशन था वो फर्स्ट हाफ हम ओपीडी बेसिस पर बोलने वाले थे और सेकेंड हाफ आईपीडी बेसिस पर बोलने वाले थे। ये आप लोगों ने सुना होगा, जो आपने जो रजिस्ट्रेशन किए उसमें आपने देखा। ऐसे आयोजक और आप सबको जो गर्मी लग रही है, मैं वादा करता हूँ किसी को भी गर्मी नहीं लगती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। कैसे चलेगा और आपके सामने जो कुछ भी कहूंगा वो मेरे गुरुदेव आदरणीय वैद्य समीर चंद्रनी सर पुणे, उनकी वाणी के स्वरूप में बोलूंगा। कुछ भी यदि मुझसे गलती हो जाए उसकी जवाबदारी मेरी है और मैं क्षमा चाहूंगा। बाकी जो कुछ अच्छा लगे सब गुरुवाणी होगी। इस अपेक्षा के साथ मैं आपके सामने तथ्यों के साथ इमरजेंसी मैनेजमेंट इन आयुर्वेद का सेशन शुरू करने जा रहा हूँ। जब यूजी करता है तो उसको पता नहीं होता है किस दिशा में जाना है। आज टूल्स हैं, कनेक्टिविटी है, तो हमें एक दिशा मिल जाती है। नेक्स्ट, तो सेशन हम शुरू करते हैं जिससे जो उत्साहित ऑडियंस है हमारे सामने, जो चिकित्सक हैं, वो सब एक दिशा में गाइड हो सके। और वो दिशा है आयुर्वेद की दिशा, शुद्ध आयुर्वेद की दिशा। इसमें कोई भी घालमेल नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, इसी में किसी भी प्रकार का कोई भी दिशा भ्रंश होने की गुंजाइश नहीं है। तो ये केस हम देखेंगे। नेक्स्ट 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 दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है इसलिए ये आगे की थोड़ी लाइट्स ऑफ करनी होगी। स्टेज की ओके। ऑन केस ऑफ ARDS, acute respiratory distress syndrome, इस डिसीज को कहते हैं acute respiratory distress syndrome। क्या होता है इसमें पेशेंट को सांस लेने में इतनी तकलीफ होती है कि पेशेंट को वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ता है और बेहतर टाइम होता है, ऐसा नहीं कि एकदम से हो गया। ये केस में जब हम बात करेंगे तो एक तो हम एविडेंस के बारे में बात करने वाले हैं, दूसरा लॉन्ग टर्म एविडेंस के बारे में बात करने वाले हैं कि पेशेंट लंबे समय तक कैसे ठीक रही, कब तक ठीक है, उसके पहले उसको कैसे कैसे डिटोरिएशन हुआ था। तो आपको एक इंसाइट्स आएगा कि यस, आयुर्वेद सही है। कैसे, वो देखें। वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर, और ये पेशेंट लगभग 25 दिन से वेंटिलेटर पर है। क्या हो रहा है ये देखिए। बिफोर का एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे आप देखेंगे तो राइट लोब जो है, लोअर लोब, मैं बता देता हूं क्योंकि एक दिन के सेमिनार में हम आपको सिर्फ इंसाइट दे सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं और ये बता सकते हैं यस इट इज पॉसिबल। कैसे होता है इसके लिए आगे के सेशन से आगे आप लोग रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। पानी होता है ना, रास्ता अपने आप बना लेता है, लेकिन दिशा मिलना जरूरी है। तो यहाँ हम देखेंगे राइट लोअर लोब जो है पेशेंट का इन्फेक्टेड है और ये 2018 की बात है, तो कोविड नहीं आया था, तो उस समय स्वाइन फ्लू सस्पेक्ट भी किया गया इस पेशेंट को। और पेशेंट धीरे धीरे हॉस्पिटल के अंदर ही, उसके चेस्ट एक्सरे में दिखा रहा हूँ, जब पेशेंट एडमिट है और धीरे धीरे डिटोरिएट होता जा रहा है, तो ये आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो इन्फेक्शन अभी कम है क्योंकि पेशेंट को सिर्फ सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, खांसी आ रही थी, सांस डिस्निया टाइप का हो रहा था पेशेंट को। नेक्स्ट, ये उसके बाद का चेस्ट एक्सरे है हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ देखेंगे कि और ज्यादा डिटोरिएशन हुआ है और ज्यादा इन्फेक्शन यहाँ पर बढ़ गया है। मूलतः देखने के लिए बहुत सारा है, एक्सरे को अभी मैं सिखाने आया नहीं हूँ, लेकिन मोटा माटी बताऊँ तो सफेद जहाँ पर आपको ज्यादा दिखेगा, ओपेसिफिकेशन जहाँ ज्यादा दिखेगा, दैट इज द इन्फेक्शन। ब्लैकनेस जो है वो कम हो जाएगी, मतलब वो इन्फेक्टेड हो रहा है, और ब्लैकनेस बढ़ती जाएगी मतलब पेशेंट का जो है एक्सरे अच्छा हो रहा है। मतलब मोटा बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं चेस्ट एक्सरे की क्लास को ले नहीं रहा हूँ, उसके लिए तो फिर आपको पूरा सिखाना होगा, लेकिन इतना आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट,
ये देखिए उसके बाद भी और ज्यादा इन्फेक्टेड हुआ और यहाँ पर लेफ्ट साइड में इन्फेक्शन आ गया है लोअर लोब में और राइट साइड भी है और अब पेशेंट जो है इतने दिनों के बाद वेंटिलेटर पर आया और 3 हॉस्पिटल पेशेंट चेंज कर चुका है। ये पेशेंट इंदौर से बिलोंग करता है, 3 हॉस्पिटल चेंज हो गए हैं और अब जब हमारे पास ये जो चेस्ट एक्सरे है ये उस समय का है जब पेशेंट वेंटिलेटर पर है और डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि अब कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, डिक्लेयर्ड है कि अब कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, सॉरी दिस वन, जस्ट आफ्टर 2 days पेशेंट का वेंटिलेटर बीन ऑफ कर चुके हैं हम। पेशेंट के चेहरे पर आपको स्माइल दिख रही होगी और इसके पहले का जो हमने चेस्ट एक्सरे दिखाया दैट इज द एविडेंस कि कितनी फास्ट रिकवरी आयुर्वेद के द्वारा होती है। इसको आयुर्वेद में श्वसनक सन्निपात कहते हैं। क्या है? श्वसनक सन्निपात, कफ प्रधान श्वसनक सन्निपात। तो इसमें क्या होता है कि जो हमने व्हाइटनेस देखी थी एक्सरे के अंदर प्रीवियसली, तो प्रीवियस तो जो व्हाइट बस राइट, तो जो व्हाइट हमें एरिया दिख रहा है दैट इज द कफ म्यूकस। अब क्या होता है कि जब म्यूकस लंग्स के एल्वेओलाई के अंदर होता है तो पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। सेम हैपनिंग विद अस्थमा पेशेंट्स, स्टमक श्वास पेशेंट्स, सेम हैपनिंग विद निमोनिया पेशेंट्स हैं। तो दिस इज कॉल्ड निमोनिया बेसिकली। तो जो कोविड में भी हमने देखा दैट इज वायरल निमोनिया। तो कई कारण से हो सकता है लेकिन होगी एक ही चीज, लंग्स के अंदर म्यूकस आ जाएगा और म्यूकस क्या होगा एल्वेओलाई के अंदर होगा और जब पेशेंट रेस्पिरेशन करेगा तो उसको एक्सचेंज करने के लिए वहां पर एयर एक्सचेंज के लिए जगह नहीं होती, स्पेस नहीं होता है। इसलिए पेशेंट सांस कैसे लेता है? क्यों? क्योंकि एयर अंदर नहीं आ रही, क्योंकि जगह नहीं है। बस ये पैथोलॉजी आपको समझनी है और ये पैथोलॉजी आपको समझ में आ गई तो ट्रीट करना आसान है और आज से आप सारे निमोनिया के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो, चाहे वो वायरल हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो इडियोपैथिक हो, चाहे वो अननोन इटियोलॉजी के कारण। तो डॉक्टर्स के साथ प्रॉब्लम क्या आता है? वो बोलते हैं कि दैट इज द वायरल और बैक्टीरियल और नहीं पता तो उसको क्या बोल देते हैं? इडियोपैथिक। तो मैं इडियोपैथिक को इडियट बोलता हूं, इडियट। तो इडियोपैथिक कुछ होता ही नहीं, जब आपको पता ही नहीं तो चिकित्सा क्या करोगे? तो वैसा ही केस है और हमारे लिए बहुत आसान था ये। तो यहाँ पर हमने मेडिसिन क्या दिया, आपके दिमाग में आएगा। तो मेडिसिन में हमने यहाँ पर लघु माल्य वसन, आरोग्यवर्धनी, रस सिंदूर, श्रृंग भस्म और सितोपलादी चूर्ण, इसका कॉम्बिनेशन हमने बनाया। मात्रा में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो डिटेलिंग में भी जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछेंगे तो मैं हर प्रश्न का उत्तर दूंगा और अपने प्रश्न लिखते जाइए, क्वेश्चन आंसर सेशन अवश्य होगा। राइट? तो रस सिंदूर, लघु माल्य वसन, आरोग्यवर्धनी, श्रृंग भस्म और सितोपलादी चूर्ण, सिर्फ इसका कॉम्बिनेशन हमने पेशेंट को 1 आवरली दिया, हर 1 घंटे पर 1 डोज। दूसरा हमने क्या किया? चेस्ट लेप, चेस्ट पर एक लेप लगाया। लेप में क्या था? पुनर्नवा, वचा, हरिद्रा और वंशपत्र। वंशपत्र पता है? बंबू, बांस के पत्ते, पुनर्नवा, वचा, हरिद्रा, बांस के पत्ते, इसका लेप लगाया। अब प्रॉब्लम ये था, चैलेंज ये था कि पेशेंट्स को सारी लीड्स लगे हुए हैं, आईसीयू के अंदर पेशेंट है, अब उसको चेस्ट पे लेप कैसे करें? तो हमने कहा आप बैक साइड कर दीजिए। तो पार्श्व और अपर चेस्ट बैक, यहां पर हमने लेप किया, रिजल्ट आपके सामने है। तो दिस इज द पावर ऑफ आयुर्वेद। तो इमरजेंसी, ट्रू इमरजेंसी की यदि हम बात करें तो इस लेवल की इमरजेंसीज भी आयुर्वेद से मैनेज हो जाती हैं। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ समझना यह है आयुर्वेद में पता प्रॉब्लम कहां आता है। 2 चीजों की कमी है हमारे पास और उसको बोलते हैं 2D। 2D, पहला डेयरी और दूसरा डायग्नोसिस। यदि हमारा डायग्नोसिस गलत है तो हमसे 3 गलतियां होती है। मैं हर लेक्चर में दोहराता हूं, हर बार दोहराता हूं। यदि हमारा डायग्नोसिस गलत है तो हमसे 3 गलतियां होती है। पहली मिस डायग्नोसिस, दूसरी मिस डायग्नोसिस और तीसरी मिस डायग्नोसिस। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है कि साहब पेशेंट खराब था, नहीं साहब अटेंडर खराब था, नहीं साहब कंपनी खराब थी, नहीं साहब भारत खराब है, नहीं साहब स्कूल खराब है, नहीं साहब कॉलेज खराब है, नहीं साहब गुरु खराब है, नहीं साहब फलाना खराब है। दुनिया खराब दिखेगी आपको। जब तक अपने आप की गलती स्वीकारना शुरू नहीं करोगे तब तक आपकी वृद्धि नहीं हो सकती।
आपको यश प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जैसे ही पेशेंट को रिलीफ नहीं हो रहा है, रियलाइज करना शुरू करिए कि कहां हमने गलती की है, उसको रियलाइज करेंगे, उसको फिर से हम उसकी संप्राप्ति को देखना शुरू करेंगे और नेक्स्ट मेडिसिन देंगे, पेशेंट को रिकवरी हो जाती है। यही हमें करना होता है। इमरजेंसी ट्रीट करना सबसे आसान काम है, मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन आयुर्वेद का सबसे कठिन काम है। अब देखिए उदाहरण देके बताता हूं। अच्छा, इसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कितने? ओके, सेकेंड ईयर, वेरी गुड, फाइनल ईयर, आप तो थर्ड ईयर भी हो गया ना, फाइनल है, ओके, और बाकी सब प्रैक्टिशनर्स हैं या आयुर्वेदिक ऑफिसर्स होंगे ना, मेडिकल गवर्नमेंट होते, ठीक है। तो मेरा जो फोकस है वो ये बच्चे ही हैं, क्योंकि हम इनको ही दिशा देना चाहते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब कैसा होता है कि आपके पास एक पेशेंट आता है सीकेडी का, क्रोनिक किडनी डिसीज, किडनी फेल हो गई है, क्रोनिक है, उसको देखो ठीक करना बहुत कठिन काम है। लेकिन वहीं पर आपके पास अक्यूट किडनी इंजरी, अक्यूट किडनी फेलियर का पेशेंट आता है, फट से ठीक कर सकते हो, और फट से ठीक करना बहुत आसान काम है क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। लेकिन सीकेडी में, क्रोनिक पेशेंट्स में किडनी फेलियर जो क्रोनिक हो गया है, उसको ठीक करना बहुत कठिन काम है। उसके लिए बहुत तपस्या है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत सीखना होगा, और बहुत सालों का श्रम जाता है, तब जाके ये काम हम सीख पाते हैं, राइट। लेकिन हम फिर भी क्रोनिक की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास डेयरिंग नहीं होती है। तो डेयरिंग कहां से आती है? डेयरिंग आती है नॉलेज से। नॉलेज यदि है, अभ्यास, कर्म अभ्यास किया हुआ है, तो आप ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेडिसिन मैंने आपको बता दी और बहुत आसान है। अब मेडिसिन इमरजेंसी में कैसे काम करती है ये देखेंगे हम। तो जब भी इमरजेंसी को हम ट्रीट करेंगे तो एक सूत्र याद रखेंगे, दैट इज मुहुर मुहुर औषध पान। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम बीडी और टीडीएस के जमाने में जी रहे हैं। ये बीडी और टीडीएस का जमाना जो है ना, बेकार है, इससे बाहर निकलिए। औषधि देने के काल होते हैं, आपने पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, अभी पढ़ते समय लगता होगा इसका क्या करना है, अपाने, व्याने, उदाने, मुहुर मुहुर, समान काल, इन सब में औषधि देने के पीछे प्रयोजन होता है। और जब इस काल में हम औषधि देते हैं तो औषधि की एक्टिव फास्टिंग एक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब फास्ट एक्टिंग हो जाती है औषधि, क्योंकि वो हम उसी वायु पर भेज रहे हैं जहां पर हम भेजना चाहते हैं, उस स्रोत पर जाएगी जहां पर हम भेजना चाहते हैं। तो इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम सीखेंगे। तो ये पेशेंट हमने देख लिया। अब अक्यूट में बहुत इजी हो गया हमारे लिए, लेकिन क्रोनिक में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए अक्यूट पर आप लोग काम करें, इमरजेंसी पर काम करें। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन उसके लिए कर्म अभ्यास करना पड़ेगा। अब अक्यूट में क्या देते हैं किडनी फेलियर में? सब गोक्षुर पुनर्नवा। और प्रॉब्लम क्या है कि जो गोक्षुर पुनर्नवा दे रहे हैं अक्यूट में, वो क्रोनिक में भी दे देते हैं। तो क्रोनिक का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एकदम अलग है, उसमें कभी भी डायरेटिक्स नहीं देने चाहिए अनटिल वहां पर कोई भी फ्लूइड कलेक्शन ना हो। जब तक फ्लूइड कलेक्शन नहीं है, आप कोई भी प्रकार का डायरेटिक, इन क्रॉस ऑफ ऑल पैथीज बोल रहा हूं मैं, कोई भी पैथी को छोड़ दो, कोई भी पैथी को छोड़ दो, डायरेटिक यदि आप दे रहे हैं तो वो पेशेंट्स को डिटोरिएट और करेगा, पेशेंट और ज्यादा खराब होता चला जाएगा, वो कोई सा भी हो, किसी भी पैथी का हो। तो वहां पर क्रोनिक किडनी डिसीज का सिद्धांत अलग है, वो मैं बाद में आगे आपको केस दिखाऊंगा यदि वहां तक पहुंचे तो। दूसरा केस देखेंगे हम, 79 ईयर फीमेल। मैंने कुछ ऐसे केसेस को सिलेक्ट किया है कि कुछ यंग एज, कुछ ओल्ड एज, पुराना नया, क्योंकि रोज का है तो कितने सारे ही दिखाएंगे, लेकिन हमारी उद्देश्य ये है कि इसके साथ में आप सीख कर भी जाए। तो 79 ईयर फीमेल सायरा पेशेंट का नाम है, केस ऑफ किडनी फेलियर, नॉन केस ऑफ DM hypertension since 5 years. Again patient was admitted in ICU for 15 days and was on ventilator since 7 days. और पेशेंट के 5 डायलिसिस हो चुके हैं, इसको बोलते हैं MOF, मल्टी ऑर्गन फेलियर। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो बिल्कुल मजेदार है। मल्टी ऑर्गन फेलियर क्या होता है? इसमें बॉडी के मैक्सिमम जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, जैसे पेशेंट का कोमाटोज हो जाना, मतलब न्यूरो फेलियर, ब्रेन फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर एंड किडनी फेलियर।
और बड़ी मजेदार बात है, यही हमारा सबसे पसंदीदा क्षेत्र है। इन तीनों को क्या बोलते हैं? क्रीमर। आचार्य चरक ने क्रीमर मध्याय जो बताया मेरा फेवरेट है, मैं इन तीन पर ही काम करता हूँ और ये तीनों पेशेंट्स के गए हुए हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टी ऑर्गन फेल्योर। ठीक है, अब पेशेंट वेंटिलेटर पर है, कोमाटोज है और डायलिसिस पर है। अब यहाँ पर जब पेशेंट हमें अप्रोच कर रहा है, पेशेंट फ्रॉम कोटा बेसिकली राजस्थान, तो इनके रिलेटिव जब हमें अप्रोच किया तो उनका कहना यह था, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम सिर्फ किडनी के लिए सुन रखा था, तो बोले साहब बाकी सब ठीक है, 5 डायलिसिस हो गए हैं, नेक्स्ट 5 डायलिसिस हो गए हैं लेकिन पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा है, और 5 डायलिसिस 15 दिन के अंदर करने के बाद भी यूरिया वाज 245 एंड क्रिएटिनिन इज 5.7, क्रिएटिनिन वाज 5.7, यूरिया वाज 245 और जस्ट आफ्टर 5 डायलिसिस नो रिकवरी। पेशेंट ने हमें अप्रोच किया, रिलेटिव्स ने, कि आप इसका कुछ कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। उनको बाकी चीजों से प्रॉब्लम नहीं थी कि कोमाटोज है, पेशेंट है वेंटिलेटर पे, क्योंकि डॉक्टर ने वहां पर बोला हो कि अरे इसकी किडनी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो हम आगे करें ही क्या। मतलब अगेन ये केस भी एमओएफ का है, बोल दिया रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अब आप देख लो नेक्स्ट, दिस वाज द एक्सरे एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन। देखिए आप कितना खतरनाक चेस्ट एक्सरे है, जो मैंने बताया था उससे समझ लो आपको, व्हाइट एंड ब्लैक वाला मामला। ठीक है, अब कहां रिकवरी आएगी इसमें, और पेशेंट 15 दिन से आईसीयू में एडमिट। नेक्स्ट, आफ्टर 2 days of treatment यूरिया reduced up to 146 and creatinine up to 1.9 within 2 days without any kind of any dialysis। हमने कोई डायलिसिस नहीं होने दिया उसके बाद। नेक्स्ट, आफ्टर 12 days of treatment यूरिया is 28, creatinine is 1.1। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स समझ में तो आ रहा होगा, नहीं आए पूछ लेना, मैं आपकी भाषा में समझाऊंगा। तो इसको किडनी फेलियर, मल्टी ऑर्गन फेलियर कहते हैं। क्रिएटिनिन की वैल्यू 1.4 1.5 के आसपास होनी चाहिए, जो कि उसकी 5 पॉइंट समथिंग थी, और यूरिया जो है 40 के आसपास होना चाहिए, जो कि वहां पर 246 था। हमने पूर्ण रूप से रिकवरी दी पेशेंट को। नेक्स्ट, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अब पेशेंट का डायलिसिस तो बंद हो गया, किडनी रिकवर हो गई, लेकिन वेंटिलेटर अभी भी नहीं है और पेशेंट कोमाटोज है। अब उन्होंने बोला कि सर आपको जो काम दिया था वो तो आपने कर दिया, अब वेंटिलेटर भी हटवाओ। मैं तो ठीक है 3 दिन और दो कुछ। मैं कभी बोलता नहीं पेशेंट को कि क्या करना है, आप जो बोलोगे हम वो करके देंगे। तो हमने यहाँ पर पेशेंट को फिर वेंटिलेटर के लिए ट्रीटमेंट शुरू किया। हाँ, पहले का ट्रीटमेंट बताता हूँ क्या दिया। बृहस्पति चिंतामणि, बृहस्पति चिंतामणि। तो बृहस्पति चिंतामणि आपने देखी कैसी होती है? इट इज लिक्विड प्रिपरेशन। किसने बोला टैबलेट है? वेरी गुड। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं यूजी करके बाहर आ गया था तब मुझे ये बात पता नहीं थी। तो आप लोग तो बहुत लकी हो कि आप लोगों को कितना कुछ पता चल रहा है। तो मैं जब यूजी करके बाहर आ गया था तब भी मुझे ये बात पता नहीं थी कि रस मतलब क्या होता है। मुझे लगता था कि देयर इज सम लिक्विड टाइप ऑफ प्रिपरेशन इज देयर, कोई लिक्विड होता होगा। मेडिसिन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी, जैसे 100 mg करना है, 1 ग्राम की पैकिंग आ रही है, तो उसको कैसे हम डिवाइड करें, हमारे दिमाग में यही कंफ्यूजन था, क्योंकि तब कोई गुरु नहीं था। जब गुरु जी मिले तो दिशा ही बदल गई, दशा बदल गई, सब कुछ बदल गया, सब कुछ सीख लिया। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग निराश मत होना, कुछ चीज नहीं पता है। जीवन में ऐसा ही होता है, जब पता नहीं होता है तो और अच्छा सीखने का मौका मिलता है। तो रस मतलब पारक प्रिपरेशन, उसमें मर्क्यूरी होगी, इसका मतलब ये है। अब ये बात मैंने क्यों बोली, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पारक की प्रिपरेशन या भस्म की प्रिपरेशन देने से किडनी फेल्योर हो जाता है अथवा लीवर फेल्योर हो जाता है। ये मैं प्रमाण और पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे एविडेंस के साथ आपको बता रहा हूँ। मेरे क्लिनिक पर 15 बच्चे यूजी पीजी कंप्लीट किए हुए सीखते हैं, वो रोज देखते हैं ये सब कि कैसे होता है ये काम। तो कोई भी प्रकार की भस्म से
किसी भी प्रकार की रस औषधि से कोई किडनी फेल्योर नहीं होता। ये बात तय कर लीजिए आज। क्यों नहीं होता? यदि होता तो और खराब होना चाहिए था। यहां तो हमने रिकवरी दे दी, किससे दे दी? मृतवाद चिंतामणि बस। कितनी दी हमने? एक एक गोली दिन में 4 बार, 125, 2 बार से ज्यादा नहीं दे सकते। नहीं, इमरजेंसी में आचार्य बढ़ाना होगा। आप एक एक गोली देते रहो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप शास्त्रों को पढ़ के दे रहे हो। लेकिन उसमें उन्होंने बताया है उम्र औषधि उम्र औषधि 3 बार, फिर उसके बाद 2 बार, उसके बाद 1 बार, और फिर बंद हो जाएगी मेडिसिन। यदि मेडिसिन बंद नहीं हो रही है, देयर इज प्रॉब्लम कि आपने संप्राप्ति बंद नहीं कर पाई। तो इसलिए ड्रग के डोजेस से नहीं डरना है, भस्म से, रसौषधियों से नहीं डरना है। ये बात कंफर्म है। दूसरी मेडिसिन क्या दी मैंने? अर्क मकोए, अर्क कासनी और अर्क पुनर्नवा। 20-20 किडनी की रिकवरी हो गई। लेकिन ये भी बता दूं कि किडनी फेलियर, जो क्रोनिक किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, उनमें इस मेडिसिन से सिर्फ काम नहीं होगा कि आप देते बैठो, क्योंकि एक होता है व्याधि और एक होता है व्याधि संकर। दूसरी भाषा में समझाता हूं नए बच्चों के लिए, प्राइमरी डिसीज एंड सेकेंडरी डिसीज। तो हमेशा हमें जब हम बीमारी को देखेंगे तो हम ये देखना चाहिए कि जो पेशेंट हमारे सामने आया है वो प्राइमरी डिसीज से ग्रसित है या वो किसी दूसरी व्याधि का लक्षण मात्र है। फॉर एग्जांपल हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया को हम डायबिटीज समझकर ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, प्रमेय अध्याय की चिकित्सा भूलकर देना शुरू कर देते हैं। तो पहले प्रमेय होने के लिए वहां पर बाध्यता है, वहां का प्रत्यात्म लक्षण, प्रत्यानिक लक्षण मिलना चाहिए, दैट इज प्रभुता आविर्मूत्रता। यदि प्रभुता आविर्मूत्रता नहीं है, आप वहां पर प्लीज प्रमेय अध्याय की औषधियां देना बंद कर दीजिए, मत दीजिए। नहीं तो पूरा भारत करेला, जामुन, मेथी, गिलोय, गुड़मार्ग खाए पड़ा है और सारे पेशेंट बाद में डिटोरिएट होकर इंसुलिन पे जा रहे हैं। आप कभी लॉन्ग टर्म इतिहास को देखो उठाकर पेशेंट्स का, कि बोले साहब बहुत बढ़िया, 450, 550 शुगर थी, हमने ये वाला पाउडर दिया। सब पाउडर में यही होगा, अति तिक्त कटु कसाय रस, अति तिक्त कटु कसाय रस। अब यहां पे रस मतलब रस औषधि नहीं है ना, फर्स्ट ईयर वालों, सेकेंड ईयर वालों, है ना। यहाँ पे मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय रस, जो 6 रस आ गए उनकी बात कर रहे हैं। तो कभी भी नहीं देना हमको। अति तिक्त कटु कसाय रस देंगे तो आपको इनिशियली तो फायदा हो जाएगा। बोले 550 वाली शुगर बोले 200 रह गई, 160 रह गई, 140 रह गई। और बहुत सारे तो पेशेंट्स ऐसे आते हैं, बोले साहब 100 के नीचे आ रही है, बड़े खुश हैं हम, और मेरे पास इलाज कराने किस चीज का है? किडनी फेल हो गई। तो किडनी फेलियर इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ वात जो प्रमेय। तो जब धातु क्षय होता जाएगा तो पेशेंट किडनी फेलियर में चला जाता है। आचार्य चरक इसके बारे में लिख रहे हैं, अति तिक्त कटु कसाय रस सेवन से हानि, चैप्टर प्रमेय अध्याय, उसमें आप पढ़ेंगे, बहुत क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है और लिखा है यदि कटु तिक्त कसाय रस का यदि प्रयोग कर रहे हैं तो आपको मूत्रग्रह नाम की व्याधि हो सकती है, वंशण वेदना हो सकती है, और सारे सिम्टम्स भी बताए हैं। जो एक्स्ट्रा सिम्टम्स दिखते हैं उनमें पेशेंट्स को भार क्षय होना, वेट लॉस होते चले जाना, जॉइंट्स पेन होने लगना, खालित्य पालित्य बढ़ जाना, एजिंग फास्ट हो जाना, ये सारे लक्षण दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर कफ धातु का क्षय हो रहा है। तो आप शुगर को जब तक मेंटेन कर रहे हो, उसके लिए ट्रीटमेंट कर रहे हो, तब तक आयुर्वेद काम नहीं करेगा। आयुर्वेद ये देखेगा कि ये प्राइमरी डिसीज है या सेकेंडरी डिसीज है। यदि प्राइमरी डिसीज है तो किस कैटेगरी में बैठती है? तो आजकल जो हमारे सामने हाइपरग्लाइसीमिया के पेशेंट्स आ रहे हैं, मोस्टली वो डायबिटिक प्रमेय नहीं है, मधुमेह नहीं है, वो सारे यकृत लीवर इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया के पेशेंट्स हैं। सबके पेट ऐसे बाहर निकलेंगे, सबका 6-6 महीना 7-7 महीना वाला मामला दिखाई देगा आपको। हाँ, और जैसे पेशेंट आए आपके पास ऐसी शुगर की रिपोर्ट, अब पेशेंट तो आपके पास शुगर की रिपोर्ट लेकर आए, वो थोड़ा बताएगा सब मुझे लीवर के कारण है, वो तो हमारा काम है, वो हम डायग्नोस करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको उसके लीवर की चिकित्सा करनी है, यकृत पर जाने वाली औषधियां लेनी है। पांडु अध्याय में से कोई भी औषधि आप उठा के दे देना, पांडु कामला जो अध्याय आया ना, उसमें से कोई भी औषधि आप दे देना, पेशेंट्स को रिकवरी होना शुरू हो जाएगी और कंप्लीट रिकवरी होगी, रिलैप्स नहीं होगा बाद में। तो इसी को बोलते हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज, आजकल बोल देते हैं, बेसिकली तो हाइपरग्लाइसीमिया है।
बहरहाल मैं जो बता रहा था वो ये कि व्याधि और व्याधि संकट दो अलग अलग समस्याएं हैं, एक नहीं है। जैसे दूसरा उदाहरण देके बताता हूँ। एक पेशेंट आता है और बोलता है साहब मेरे को जो है नाक से खून आ रहा है, तो हमने तुरंत और नाक से खून आ रहा है ऊर्ध्वगत रक्तपित्त, राइट, फर्स्ट ईयर ऊर्ध्वगत रक्तपित्त पढ़ा है हमने, और आपने उसको ऊर्ध्वगत रक्तपित्त की चिकित्सा दे दी, लेकिन ये नहीं देखा कि ये प्राइमरी डिसीज है सेकेंडरी डिसीज है। यदि ये प्राइमरी डिसीज होगी तो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त की चिकित्सा से ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आपको लगेगा कि मैंने तो देखो पेशेंट ठीक कर दिया, अगला पेशेंट आएगा तो ठीक नहीं होगा क्योंकि तुक्का लगा था। तो सेकेंडरी डिसीज में क्या होगा, जब पेशेंट को ज्वर की हिस्ट्री हो, पेशेंट रक्तपित्त का आ रहा है, लेकिन जब हम उससे हिस्ट्री लेंगे तो हिस्ट्री टेकिंग में हमें पता चलेगा इसको 10 दिन पहले 15 दिन पहले फीवर आया था। अब वो फीवर जो ज्वर है, रक्तपित्त के पहले कौन सा चैप्टर लिखा है आचार्य ने? तो यहां पर हमें यह देखना आवश्यक है कि ये जीर्ण ज्वर की तरह धातु पाक की अवस्था हुई है, उसके कारण रक्तपित्त यहां पर हो रहा है। तो यहाँ रक्तपित्त की चिकित्सा आप सद्यः ट्रीटमेंट के लिए तो प्रयोग कर सकते हो, लेकिन संप्राप्ति भंग नहीं होगी। मैं केस बताता हूं आपको और अच्छे से आपको याद रहेगा। एक डॉक्टर थे, है मतलब, और उनको एपिस्टेक्सिस हुआ, और इतना सीवियर एपिस्टेक्सिस कि पैक, नेजल पैक करते हैं, नेजल पैक करने के बाद भी रिकवर नहीं हो रहा है, उसके बाद में आइस पैक लगाया, उससे भी रिकवर नहीं हो रहा है, फिर वो दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहां पर उसको कॉटराइजेशन कर दिया। फाइनली पेशेंट आईसीयू में पड़ा हुआ है 7 दिन से। उनके रिलेटिव्स हमारे पास आए, हिस्ट्री में बोले बीपी बढ़ा हुआ है पेशेंट का, एंटी हाइपरटेंसिव देने के बाद भी बीपी 160/100 कम नहीं हो रहा है। अब डॉक्टर्स बोल रहे हैं बीपी कम नहीं हो रहा है इसलिए ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, और बीपी के लिए तो दवाइयां दे रहे हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, क्या करें? हमारे पास केस आया, हमने पेशेंट को डायग्नोस किया, और सिर्फ 2 मेडिसिन, एक चंद्रकला और दूसरी मुक्ता पिस्टी। तो चंद्रकला रस और मुक्ता पिस्टी हमने सिर्फ 2 औषधि यहां पर दी, और पेशेंट फर्स्ट डोज से रिकवर होने लगा 3 घंटे के अंदर, और पेशेंट का बीपी भी नॉर्मल आ गया। और उसके बाद आज तक जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, कभी भी पेशेंट को एपिस्टेक्सिस नहीं हुआ, और ये बंदा अभी एनआईए से पीजी करके सलिया में कंप्लीट करके बाहर आ गया। तो समझने की बात यह है कि वहां पर हमने चिकित्सा किसकी की? बीपी की, रक्तपित्त की नहीं, हमने वहां पर चिकित्सा पित्त के उष्ण और तीक्ष्ण गुण की। तो जब भी पित्त का उष्णत्व और तीक्ष्णत्व बढ़ेगा तो रप्चर हो जाएगा। आर्टरी होने से पहले, रप्चर होने से पहले क्या लक्षण दिखाई देंगे कि कपाल पर जो वेन्स हैं, जो वेजल्स हैं, वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगे, और हो चुका है तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि इसको तो पित्त का उष्णत्व और तीक्ष्णत्व बढ़ा हुआ है। और यदि उष्णत्व तीक्ष्णत्व बढ़ा हुआ है तो ग्रेट मेडिसिन फॉर पित्त के उष्ण तीक्ष्णत्व को कम करने के लिए दैट इज मुक्ता पिस्टी। तो वहां पर मुक्ता पिस्टी का यूज किया हमने, साथ में चंद्रकला रस दिया, पेशेंट रिकवर हो गया। तो कहने का मतलब मैं बताना चाहता हूं कि प्राइमरी डिसीज और सेकेंडरी डिसीज ये बात हमें ज्ञात होनी चाहिए, तब पेशेंट को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये पेशेंट हमारे पास जब आया बिफोर कंडीशन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट का वेंटिलेटर ऑफ हो चुका है, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हैं, उस समय पेशेंट को चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट, घर पहुंचने के बाद पेशेंट राजस्थान से, कोटा से बिलोंग करती है, और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी पूर्ण रूप से ठीक है। नेक्स्ट, अब वेंटिलेटर को रिमूव करने के लिए हमने क्या, बीन ऑफ करने के लिए क्या मेडिसिन दी? तो हमने यहाँ पर हीरक भस्म, महालक्ष्मी विलास रस, अभ्रक सहस्त्रकुटी, चंद्रामृत रस, शुद्ध कंकन और सितोपलादी। सितोपलादी जो है वो क्वांटिटी सफिशिएंट वाला काम करता है। अब इतनी कम मेडिसिन को कैसे दोगे? तो उसको क्या करते हैं, सितोपलादी के साथ ब्लेंड कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, एक डोज बन जाएगा 500 mg का, 250 mg का, 1 ग्राम का, जो भी हम देना चाहते हैं उतनी मात्रा में पेशेंट को। और अगेन हमने यहाँ पर पेशेंट को 1 आवरली मेडिसिन दी है,
और विद इन 2 डेज हमने पेशेंट का वेंटिलेटर ऑफ करवा लिया और अब पेशेंट कोमा से बाहर है, वेंटिलेटर से बाहर है और डायलिसिस मुक्त है। दिस इज कॉल्ड मल्टी ऑर्गन फेल्योर मैनेज्ड बाय ओनली आयुर्वेद चिकित्सा त्रिमर्म अध्याय आचार्य। नेक्स्ट, ये पेशेंट हमारे पास नागपुर महाराष्ट्र से अप्रोच किया उन्होंने। 54 ईयर मेल, कोमाटोज, रेस्पिरेटरी फेल्योर, मैकेनिकल वेंटिलेटर पर है पेशेंट और किडनी फेल्योर, अगेन मल्टी ऑर्गन फेल्योर। हमारे पास मैक्सिमम केस ऐसे ही होते हैं मल्टी ऑर्गन फेल्योर के। ऑन वेंटिलेटर कितने दिन तक पेशेंट वेंटिलेटर पर आप देखेंगे? 1/1/24 से 26/1/24 तक, कंप्लीट 26 दिन तक पेशेंट वेंटिलेटर पर है और बाहर नहीं आ रहा है। क्या हिस्ट्री क्या है पेशेंट की? पेशेंट को सेरेब्रल हेमरेज हुआ, ब्रेन हेमरेज, सेरेब्रल हेमरेज। फर्स्ट ईयर वालों बोलते ना दिमाग में ब्लीडिंग हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गई, कॉमन टर्म है, हर आदमी जानता है इस बारे में। उसके बाद में पेशेंट कोमाटोज उसी समय हो गया। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसको जो है क्रेनियोटोमी की गई। क्रेनियोटोमी के बाद पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया और उसके बाद से कितने दिन तक बाहर ही नहीं आया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं दिखाना चाहता हूं, जो बताना चाहता हूं, वो सबसे महत्वपूर्ण कि पेशेंट जब एडमिट है उसके पहले पेशेंट को कोई भी किडनी फेलियर की प्रॉब्लम नहीं थी। जब पेशेंट एडमिट है, सारी दवाइयां चल रही हैं, सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, सारी मेडिसिन चल रही हैं, लेकिन पेशेंट कहां पहुंच गया? यूरिया वाज 201 एंड क्रेटिनिन वाज 3.4। बोले आयुर्वेदिक मेडिसिन से साइड इफेक्ट होता है। भाई तो ये किसका है? पहले तो नहीं था, तो ये कैसे हुआ? तो ये केस हमारे पास यहां से आता है और बाकी जो रिपोर्ट्स आपको दिख रही है उसमें यूरिया 44, क्रेटिनिन 0.6 एब्सोल्यूट नॉर्मल किया, लेकिन ये तो बात की बात है, पहले देखेंगे वेंटिलेटर ऑफ कैसे हुआ। नेक्स्ट, ये सीटी ब्रेन पेशेंट का जो ब्लीड हुआ था, हेमरेज हुआ था, सेरेब्रल हेमरेज, उसकी रिपोर्ट है। नेक्स्ट, ये पेशेंट की केएफटी है बिफोर ट्रीटमेंट, यूरिया 291, क्रेटिनिन 3.4। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट यूरिया 54, क्रेटिनिन 0.6, नियर अबाउट नॉर्मल। नेक्स्ट, ये कंडीशन में पेशेंट हमारे पास रिलेटिव्स ने अप्रोच किया, ये ऑन पेशेंट वेंटिलेटर पर है, मैकेनिकल। नेक्स्ट, ये आफ्टर वेंटिलेटर इनका हट चुका है, सिर्फ पेशेंट अब ऑक्सीजन पर है। कितने दिन में हटाया हमने? 3 दिन में। क्या मेडिसिन दी थी? सेम वही, लगभग वही मेडिसिन रहती हैं, डोजेस बदल जाते हैं, अकॉर्डिंगली कुछ एड ऑन हो जाते हैं, कुछ 1-2 मेडिसिन निकाल देते हैं। यहाँ पर भी हमने हीरक भस्म का प्रयोग किया है, महालक्ष्मी ग्लासरस का प्रयोग किया है, हमने शुद्ध कंचन का, चंद्रामृत रस का, सितोपलादी चूर्ण का और श्रृंग भस्म का यहाँ पर प्रयोग किया है। नेक्स्ट, ये पेशेंट घर पर आ गया, वेंटिलेटर फ्री, लेकिन अब पेशेंट पैरालाइज्ड है, पूरी रिकवरी अभी नहीं हुई है, लेकिन पेशेंट के जो 3 मर्म थे, तीनों की रक्षा कर दी हमने और प्राण अभिसरण कर दिया पेशेंट का। आयुर्वेद क्या कह रहा है? आयुर्वेद ही तो कह रहा है प्राण अभिसरण वैद्य बनना है हमको, तो प्राण अभिसरण हो गया। नेक्स्ट, ये पेशेंट की जब फिजियोथेरेपी चल रही है उस समय का पिक है, एक्सरसाइज कराने के लिए घर पर। नेक्स्ट, तो ये पेशेंट को हमने रिकवर किया, लेकिन पेशेंट को 8 या 9 महीने के बाद बैकसोर डेवलप हुए और इतने खतरनाक बैकसोर डेवलप हुए कि उसकी रिकवरी नहीं हो पाई। पेशेंट चूंकि इंप्रूव नहीं कर पाया पैरालाइज कंडीशन में, और कुछ निग्लिजेंस भी रहा उनकी तरफ से, जो भी कारण रहे हो, और पेशेंट आज हमारे बीच में नहीं है। लगभग 10 से 12 महीने तक ये पेशेंट हमारे साथ रहा। जो काम हमारा था हम कर चुके थे, प्राण अभिसरण करने का,
तीनों ऑर्गन को हम बचा चुके थे, लेकिन उसके बाद पेशेंट कोलैप्स हो गया और अब हमारे बीच में पेशेंट नहीं है। तो दिस इज द लॉन्ग टर्म डेटा। पेशेंट को हमने बचाया, कब तक रहा, कब नहीं है, कब गया, ये सब हमें बताना ही चाहिए। नेक्स्ट ये केस देखेंगे। संदीप 41 ईयर मेल, SOL स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है पेशेंट को, ऑपरेट हुआ है 27 मार्च 2024 को इसका डिटेक्शन हुआ है, डायग्नोसिस हुआ है। 4 फरवरी 2024 को ऑपरेट हुआ है। 25 साइकिल कीमोथेरेपी और 25 साइकिल रेडियोथेरेपी हो चुके हैं पेशेंट के। आफ्टर ऑल दीज कन्वेंशनल ट्रीटमेंट पेशेंट डेवलप लेफ्ट साइड पैरालिसिस। क्या हुआ, जो सीए ब्रेन था वो मेटास्टेटिक हो गया ब्रेन के अंदर ही, जो पहले SOL के फॉर्म में था, एक ट्यूमर के फॉर्म में था। ब्रेन ट्यूमर जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं वो एक जगह पर होता है, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये स्कैटर्ड नेचर में चला गया और पूरे ब्रेन में मेटास्टेटिक हो गया, दैट कॉजेज पैरालिसिस। इस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आया। तो इसमें देखना गुरविंदर, इसका वीडियो चलेगा क्या? नेक्स्ट इसको डबल क्लिक करो, होगा क्या? हाँ डबल क्लिक करो। नहीं ये बेबी उन्नति हो गया। नेक्स्ट केस आ गया, प्रीवियस लो, प्रीवियस हाँ नेक्स्ट। किस कंडीशन में है? ब्रेन से ये मेटास्टेटिक है, इम्बैलेंसिंग है और ये बिफोर आफ्टर ट्रीटमेंट। कंप्लीट बैलेंसिंग पेशेंट को वापस हो गई, रीगेन हो गया है। और पेशेंट आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और यहाँ जो हमने चिकित्सा की है, पेशेंट को क्या क्या देख लेंगे, लेफ्ट साइड पैरालिसिस, कंफ्यूजन, इम्बैलेंस, अनएबल टू वॉक विदाउट सपोर्ट। इम्बैलेंस होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी पेशेंट के साथ और पूरी बॉडी पर इनको स्वयं होनी थी। नेक्स्ट ट्रीटमेंट में हमने जो यहाँ चिकित्सा की है वो पक्षाघात की ही चिकित्सा की है और वहां हमने जो प्रयोग किया है उसमें बृहस्पति चिंतामणि रस और समीर पन्नग रस, ये 2 मुख्य औषधियों का प्रयोग किया है यहाँ, बृहस्पति चिंतामणि और समीर पन्नग रस। नेक्स्ट दिस इज द 4 ईयर फीमेल, 4 साल की बच्ची का केस है। उत्तर प्रदेश से अप्रोच किया इन्होंने, रक्त नाम की जगह है वहां से। और मजेदार बात है कि जब एक पेशेंट आई तो ये ग्वालियर के मेडिकल कॉलेज में एडमिट थी। क्या था, पेशेंट वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन, हिस्ट्री ऑफ निमोनिया, लेकिन कंप्लेंट क्या है अभी, सीवियर पेन इन लेग्स, अनएबल टू वॉक, अनएबल टू स्टैंड विदाउट सपोर्ट। पेशेंट चल भी नहीं सकती, उठ भी नहीं सकती विदाउट सपोर्ट, सीवियर पेन हो रहा है, अनएबल टू वॉक, और ये एकदम से सडन हुआ है। उस समय तक एकदम बच्ची ठीक थी, 4 साल तक। नेक्स्ट दिस इज द रिपोर्ट एनसीबी, नर्व कंडक्शन। क्या कह रहा है, सजेस्टिव ऑफ एक्सोनल न्यूरोपैथी। पेशेंट को क्या हुआ, एक्सोनल न्यूरोपैथी हुआ है। इसके टेस्टिमोनियल में जाके उन्नति नाम का वीडियो प्ले कर लीजिए। ये सारे ये जो है इमरजेंसी में हमने पेशेंट को लिया और हम देखेंगे कि पेशेंट की स्थिति क्या थी। ये देखिए, ये उसी हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वीडियो बनाया गया है। देखेंगे कैनुला भी लगा हुआ है पेशेंट को, पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रही है। हमारे यहाँ जब बच्चे आते हैं ना उनको एक चिक्की देते हैं, तो खा रही है। तो एक्सोनल न्यूरोपैथी, हम बड़ी बड़ी नाम देख के डर जाते हैं। पता नहीं बोले एक्सोनल न्यूरोपैथी, बैक्टीरियल है कि वायरल, इडियोपैथी, आयुर्वेद में झंझट में पड़ता ही नहीं। जैसे
पक्षाघात पैरालिसिस हुआ, ठीक है, तो आप हमारे दिमाग में कंसर्न आएगा कि इसका सीटी स्कैन करेंगे और देखेंगे कि इसको हेमोरेजिक या नॉन हेमोरेजिक, हेमोरेजिक है मतलब ब्लीड हुआ है, नॉन हेमोरेजिक मतलब वहां पर इस्कीमिया हुआ है। ये जानना पहले हमारे लिए जरूरी है, हम ये सोच रहे हैं। लेकिन बीइंग ए आयुर्वेद स्टूडेंट, बीइंग ए आयुर्वेद स्कॉलर, बीइंग ए आयुर्वेद चिकित्सक, हमें ये सब जानने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हमें एविडेंस आप लोगों के लिए कलेक्ट करने पड़ते हैं। वो भी दिखाऊंगा मैं आपको सेरेब्रल हेमरेज विदाउट सर्जरी कैसे ठीक करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में सा स्नेहम सा स्वेदनम पक्षाघाते तु विरेचनम, कितने लोगों को याद है? कितने लोगों ने पढ़ा है? अच्छा ये बताओ। सा स्वेदनम सा स्नेहम पक्षाघाते तु विरेचनम। तो व्हाट इज द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट श्लोक? या पढ़ के एग्जाम पास करके या एमओ की एग्जाम पास करके बस हो गया रख दो इसको। तो व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट श्लोक? और बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं कि जब भी पक्षाघात अर्जित का पेशेंट हो, अभी ओपीडी बेस में मैं ये बताने वाला हूं आगे, अभी मैं साथ नहीं ले लूंगा, सारे आपको समझ में आते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो है 30 ml एरेंटेल ले लेना है। अब पेशेंट कॉन्शियस है, अर्जित है, उसको अभी निकलने में तकलीफ नहीं है, तो आप 30 ml एरेंटेल उसको दे दो डायरेक्ट स्टैंड। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि इसको क्या हुआ है, सिर्फ क्या देखना है, कोई भी एक साइड या कोई भी फेशियल पैरालिसिस या अर्धांगवात कुछ भी हुआ, कोई भी प्रकार का पक्षाघात हुआ है, हमें नहीं पता कि हेमोरेजिक है नॉन हेमोरेजिक है, हमें नहीं जानना। क्या करना है? 30 ml एरेंटेल दे देना। अब मान लो पेशेंट सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस है, तो कभी भी ओरली नहीं देना, राइस ट्यूब डालो। तो कभी आप लोगों ने काम किया होगा और देखा होगा कि पक्षाघात का पेशेंट, पैरालिसिस के पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर या कहीं आपके घर में किसी को हुआ हो, किसी रिश्तेदार के यहाँ हो, राइट? ये कॉम्प्लिकेशन क्या हो रहा है? कन्वर्जन, पहला कॉम्प्लिकेशन। हमारे आचार्य ने पहली विरेचन दे दो, वो भी किससे? सा इसमें। कन्वर्जन जब भी होगा, क्या हो रहा है? चल गुण बढ़ गया, चल गुण बढ़ गया तो किसका है? वात का शमन करो, बीपी को कम करने की दवा नहीं देनी है, वात का शमन करना है, क्योंकि वहां पे जो बीपी भी बढ़ा है पेशेंट का, वो भी वात के कारण बढ़ा है, जो कन्वर्जन हुआ है वो भी वात के कारण हुआ है, जो सेरेब्रल हेमरेज हुआ है वो भी वात के कारण हुआ है। तो आपको किसको पकड़ना था? तो क्या करना था? 30 ml एरेंटेल देना, कैस्ट्रोल, सिंपल। सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या? सेकंड उसके बाद में क्या मेडिसिन देनी है? बृहस्पति चिंतामणि और समीरपन्ना प्लस। बृहस्पति चिंतामणि 125 mg, समीरपन्ना 60 mg। ये मैं डोजेस क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये आप ओपीडी बेस पे भी ट्रीट कर सकते हो। फेशियल पैरालिसिस, हेमिप्लीजिया, 7 दिन के बाद पेशेंट आ गया, तो आप ये कर सकते हो। इसलिए मैं डोजेस भी बता रहा हूं कि यहां से जाने के बाद आप करने लायक हो जाए। बृहस्पति चिंतामणि 125 mg, समीरपन्ना 60 mg, दिन में 3 बार। अनुपान क्या रहेगा? घी के साथ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, मसूरों पे लगा दो, कुछ नहीं हो सकता है, सब लिंगोल दे दो, बिना किसी अनुपान के आप दे दो। ये 2 मेडिसिन आपको इमरजेंसी में पैरालाइसिस से रिकवर करेंगी, बाहर लाएंगी, और आपको यहाँ कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि पेशेंट को हेमोरेजिक है नॉन हेमोरेजिक है। बाद में आप एविडेंस के लिए क्रिएट करो, देखने के लिए करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आजकल नहीं करो तो वो भी प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब को तो पता ही नहीं था, हमारे दिमाग में तो ब्लीड हो गई, ठीक है? तो ओपीडी लेवल पर आप इसका ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं और फास्ट रिकवरी है। आपकी सोच और समझ से ज्यादा हमारी सोच और समझ से फास्ट। और ये मैं जितनी चीजें बता रहा हूं, ये अनुभव करने के बाद ही बता रहा हूं। कोई भी यहां इस मंच से सिंगल एक शब्द में वो नहीं कहूंगा जिसका मुझे अनुभव ना हो, और वो भी 1-2 पेशेंट पर ही, सैकड़ों पेशेंट पर अनुभव करने के बाद ही बोल रहा हूं। तो आप लोग बिल्कुल खुले मन से बोल रहा हूं, प्रयोग करिए। और यही इस सेमिनार का उद्देश्य है कि यहां से जाने के बाद आप उसमें कॉन्फिडेंट हो जाएं और उस कॉन्फिडेंस के साथ चिकित्सा कर सकें।
पेशेंट रिकवर होने के बाद में आप इसमें रासनासब तत्वात को ऐड कर दीजिए। स्वेलिंग हो, वेदना भी हो तो दशमूल को आपको ऐड कर दीजिए। ये लक्षण के आधार पर आप ऐड करते जाइए, लेकिन मूल चिकित्सा ये रहने वाली है और इसको भी आप धीरे धीरे कम कर देंगे मेडिसिन को। अभी 3 बार दे रहे हैं, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर पूरे महीने के लिए व्रतवा चिंतामणि 1 ग्राम, समीर पन्नग 1 ग्राम पूरे महीने के लिए सूक्ष्म कर लेंगे। इसको किसके साथ कर लेंगे? कोई भी मेडिसिन जो आपको मिल जाए, जैसे गुरुची सत्व के साथ सूक्ष्म कर लीजिए और उसको 60 डोजेज में डिवाइड करके पेशेंट को दे दीजिए। इससे क्या होगा? पेशेंट को रिलैप्स नहीं होगा। नहीं तो पक्षाघात में क्या हो जाता है? रिलैप्स होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये पेशेंट आपने देखा 4 साल की बच्ची कैसे एक्सोनल न्यूरोपैथी से बाहर आ गई, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी ये पेशेंट पूर्ण रूप से स्वस्थ है, कोई रिलैप्स नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं बच्ची को, और एकदम ठीक है। मेडिसिन मैंने आपको बताई थी, व्रतवा चिंतामणि और समीर पन्नग, यहाँ पर भी हमने वही प्रयोग किया। क्या हो रहा है? पेशेंट चल नहीं पा रहा है। क्या है? वात व्याधि की औषधि देनी है। कहाँ एक्सोनल न्यूरोपैथी? क्या होता है? तो देख लेगा हमारा सारा समीर पन्नग। तो ये बात को समझना आवश्यक है, इसलिए बड़े बड़े नामों में ट्रैप होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये मूल बात है, इन्हीं से कॉन्फिडेंस और डेयरिंग जनरेट होती है। नेक्स्ट, अगेन वन इंटरेस्टिंग केस, 5 साल का बच्चा। पहले जब मैं प्रैक्टिस में आया तो बोलते सर वो आयुर्वेद से बूढ़े लोग आते हैं, चल नहीं पाते, ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले। हमने कहा हमारे पास 5 साल का बच्चा, अगेन कंप्लेंट किया है पेशेंट को, एम्फाइमा विद आईसीडी, लंग्स के अंदर पस फॉर्मेशन कलेक्ट हो गया प्लूरा के अंदर, प्लूरल कैविटी के अंदर। वो डायग्नोस हुआ होगा, सांस नहीं ले पाता इस कारण से पेशेंट को, और ये सबको देखते हुए पेशेंट को, ये एसी ऑन नहीं हो रहा है, एसी नहीं चल रहा, स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, तो पेशेंट को एम्फाइमा हुआ और पेशेंट को इंटरकोस्टल ड्रेनेज, एक कैथेटर इंसर्ट किया जिससे उसको ड्रेन कर दिया। यहां तक सब ठीक था, और ये दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल का केस है। क्या था इसके सीटी थोरेक्स में पढ़ लेंगे। देयर इज पार्शियल कोलैप्स कंसोलिडेशन इन्वॉल्विंग लेफ्ट अपर लोब विद फाइब्रोब्रोंकेटिक चेंजेस इन्वॉल्विंग लेफ्ट लोअर लोब with extensive superimposed consolidation with area of cavitation। ये स्थिति में डायग्नोस हुआ। थोड़ा ऊपर करेंगे इसको, हाँ यहां तक सब ठीक था, आईसीडी डाल दिया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 9 मार्च 2023 में पेशेंट को क्या होता है? लेफ्ट साइड आईसीडी सीन इन सिटू, उसको आईसीडी दिख रहा है चेस्ट एक्सरे में, with mild decrease in left side pneumothorax, डिक्रीज भी हुआ है क्योंकि आईसीडी डाला है, एंड बेटर इन्फ्लेशन, पहले जो फुल नहीं रहा था लंग्स वो पहले से बेटर है, उसमें एयर एंट्री हो रही है इन लेफ्ट लंग, बेटर इन्फ्लेशन इन लेफ्ट लंग, हाइड्रोनीमोथोरैक्स विथ एयर फ्लूइड लेवल नोटेड अगेन। अब क्या हुआ कि आईसीडी डालने के बाद एयर और फ्लूइड लेवल नोटेड अगेन, वहां पर एयर का ट्रैप होना शुरू हो गया है। कहां पर? लेफ्ट साइड लंग्स में। तो जो एम्फाइमा था वो तो ड्रेन कर लिया, लेकिन वहां पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने के कारण एयर ट्रैप हो रही है। अब ये पेशेंट मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है। अब यहां पर डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, चेस्ट एक्सरे देखेंगे। नेक्स्ट, ये वही जो मैंने पढ़ के सुनाया आपको, बिफोर सीटी स्कैन है। नेक्स्ट, मैक्स हॉस्पिटल में है। नेक्स्ट, ये उसी का है। नेक्स्ट, हाँ ये वही जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, लेफ्ट हाइड्रोनीमोथोरैक्स विद पिक्टेल कैथेटर इन सिटू कोलैप्स ऑफ अंडरलाइन लंग। नेक्स्ट, हाँ दिस वन, ये चेस्ट एक्सरे है जब पेशेंट हमारे पास अप्रोच कर रहा है। एक कैथेटर आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा, दिस इज कॉल्ड पिक्टेल कैथेटर, आईसीडी किया हुआ है और उससे वहां पर इन्फ्लेशन भी अच्छा हुआ है। नेक्स्ट, यहां तक सब बढ़िया था, लेकिन यहां देखिए फ्लूइड लेवल। नेक्स्ट, प्रीवियस,
हाइड्रोनिमोथोरेक्स विथ एयर फ्लूइड लेवल नोटेड अगेन। अब यहां पर क्या हुआ, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने के कारण एयर ट्रैप हो गई। अब डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि यदि हम इसका आईसीडी बाहर निकालेंगे तो नेगेटिव प्रेशर से एयर और अंदर जा सकती है और बच्चा कोलैप्स हो सकता है। तो क्या हुआ, पूरे हॉस्पिटल की टीम्स बैठती है, सारे डॉक्टर्स आते हैं, थोरेको सर्जन आता है, जनरल सर्जन आता है, मेडिसिन आता है, सब बैठते हैं और टीम बैठने के बाद में निर्णय लेती है कि इसका कोई ऑप्शन नहीं है, हम ओपन थोरेसिक सर्जरी करेंगे। क्या करेंगे, ओपन थोरेसिक सर्जरी करेंगे। दिस इज द जजमेंट ऑफ मैक्स हॉस्पिटल। ये डिसाइड हुआ। अब चूंकि 5 साल का बच्चा कौन ही चाहेगा कि हो जाए, और उसमें भी हाई रिस्क, साइन करो पहले। वहां के कुछ लोग मुझे जानते थे, उन्होंने हमें अप्रोच किया, हमने पेशेंट्स को लिया, टेक ओवर किया और उसी हॉस्पिटल में रख के ट्रीटमेंट किया। आफ्टर 9 डेज ऑफ आयुर्वेद प्रोटोकॉल, 9 दिन हमने मेडिसिन दी। ये उसका चेस्ट एक्सरे है। यहाँ आप देखेंगे कि लेफ्ट लोअर लोब जो है, अभी भी इंटरकोस्टल ड्रेनेज यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट, लेकिन लेफ्ट साइड का जो लंग्स है अभी हमें श्रंक दिख रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर फ्लूइड और एयर गायब हो गई है। नेक्स्ट, नो एयर फ्लूइड लेवल इज सीन इन प्रेजेंट स्कैन, गायब, जादू। अब फिर भी रिस्क, यदि निकालें और कुछ हो गया तो देखिए कैसे निकाला है। नेक्स्ट, ये 16 दिन के बाद जब निकाला है, आपको साइड में दिख रहा होगा आईसीडी निकला हुआ, एक्सरे टेबल पे लिटा के निकाला गया है और उसमें एक्सरे लिया गया कि किसी नेगेटिव प्रेशर तो क्रिएट नहीं हो रहा है, वो भी देखेंगे। ये उसके जस्ट उस समय का ही एक्सरे यहाँ पर लिया है। आफ्टर 16 डेज, 9 दिन में हमने ट्रीटमेंट किया और 16 डेज पर हमने आईसीडी को रिमूवल करवा लिया है। नेक्स्ट, सॉरी, प्रीवियस, राइट, तो प्रीवियस, हाँ, ये केस हमारे पास आया और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी ये बच्चा एकदम से पूर्ण रूप से स्वस्थ है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम उसको बाद में नहीं हुई है। मेडिसिन का नाम क्या था, ये जानने में हम सब इच्छुक होंगे। मेडिसिन का नाम है रस सिंदूर। रस सिंदूर 60 mg दिन में 2 बार, सुबह और शाम, और कोई दूसरी मेडिसिन इसको नहीं दी गई किसी भी पैथी की। रस सिंदूर 60 mg दिन में 2 बार और पेशेंट पूर्ण रूप से बाहर। ओपन थोरेसिक सर्जरी को टाटा बाय बाय। दिस इज द पावर ऑफ आयुर्वेद, नॉट माइंड। क्यों लेकिन रस सिंदूर दिया? सिंपल था, हाइड्रोनिमोथोरेक्स। हाइड्रो मतलब पानी, पानी मतलब जल, जल मतलब अप, अप मतलब क्लीन। और क्या है? एयर, एयर मतलब वायु, मतलब वात। अभी क्या हुआ, वहां पे ट्रैप हो रही है और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो हमने रस सिंदूर क्यों चयन किया? क्योंकि रस सिंदूर कफ वात शामक है, कफ का तुरंत शोषण कर देता है, और कफ का शोषण कर देगा तो वात कहां है, गायब हो जाएगा, क्योंकि ट्रैप्ड है वो। और दूसरा, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। रस सिंदूर क्या कर रहा है? लंग्स की वाइटल कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर रहा है। तो इसलिए पेशेंट 9 दिन के अंदर रिस्क फ्री कर दिया, 16वें दिन उसको हमने आईसीडी फ्री कर दिया और पेशेंट की ओपन थोरेसिक सर्जरी से हमने बचा लिया। और ये सब इन हॉस्पिटल्स के अंदर जाके हम काम कर रहे हैं। मजा आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा हो प्लीज आप लोग क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर देकर ही जाऊंगा यहां से। नेक्स्ट, हाँ, नहीं, प्रीवियस, दिस वन, दिस वन, दिस वन, नेक्स्ट, नेक्स्ट, यस। ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। दिस इज द केस ऑफ सेरेब्रल हेमरेज। क्या केस है? सेरेब्रल हेमरेज, ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई। बस दिस वन,
पेशेंट का नाम है सावित्री। कहां खड़ा होना है मुझे? Acute parenchymal hemorrhage in right thalamo-capsular region with perifocal edema extending up into right cerebral peduncle and right portion of midbrain, producing mass effect and midline shift. अब कुछ लोगों ने भी काम किया होगा तो उनको समझ में आएगा, बाकी जिनको समझ में नहीं आया उनको बता देता हूं कि दो भागों में हमारा ब्रेन होता है। क्या बोलते हैं उसको?